सभी विद्यार्थियों से निवेदन एवं अनुरक्षक शिक्षकों से कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। अनेक सोच को प्रोत्साहित करने और उसे लोकप्रिय बनाने और विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जहां बच्चे विज्ञान और गणित में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन विविध प्रदर्शनियों के माध्यम से करते हैं। इस कड़ी में मैं विद्यालय के प्राचार्य श्री सुजीत सक्सेना जी से निवेदन करूंगा, अतिथियों का सम्मान, आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन रायपुर संभाग का स्वागत। जोरदार तालियां प्यारे बच्चों। विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यमान है डॉक्टर अनुज कुमार शुक्ला जी, सहायक प्राध्यापक पद मैकेनिकल विभाग NIT रायपुर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर इंद्रपाल करभाल जी, असिस्टेंट प्रोफेसर SOS केमिस्ट्री पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है सर। हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर शिवेंद्र सिंह देवहोरे सर, असिस्टेंट प्रोफेसर SOS लाइफ साइंस पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे परम सम्माननीय श्री रविंद्र कुमार जी, सहायक आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन रायपुर संभाग। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित शुक्ला जी, जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, NIT के प्रोफेसर, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दोनों मूल्यांकन करने वाले जजेस, सभी विद्यालयों से आए हुए एस्कॉर्ट टीचर्स, प्यारे बच्चों। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही विशेष है, क्योंकि जब हम बात करते हैं 21वीं सदी में भारत आगे जा रहा है, तो वो किसके दम पर आगे जा रहा है? वो हमारे इन नन्हे वैज्ञानिकों के दम पर ही आगे जा रहा है। आप एक नई दिशा में सोचेंगे, एक प्रोटोटाइप मॉडल कंसेप्ट तैयार करेंगे, और हमारे बीच उपस्थित जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने आपके लिए कॉलेजेस में ऐसी बहुत सारी सुविधाएं बना रखी हैं, जिसमें अनुसंधान करने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं। आप इस नए विचार के साथ जब आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप तैयार हैं? और मुझे उम्मीद है कि आप तैयार हैं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ तैयार हैं।
respected dignitaries on the dais, off the dais, respected teachers and my dear students. I stand before you today with great enthusiasm and a sense of pride as we root into the sphere of knowledge, innovation and economic empowerment. Our topic for today's science exhibition is a cornerstone of our nation's progress, the Indian economy. Such as exhibition inspires and motivates us, and especially the future torch bearers of our great nation. So let's begin by acknowledging the impressive strides that India has made in recent years. According to the latest data, you must feel proud that our nation's GDP, nominal GDP, crossing $4 trillion. And it's a huge number. If you see that recently we have beaten UK. एंड आप सभी को पता होगा कि वो देश जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन कहते थे, जो 200 सालों तक हमारे ऊपर राज किया, आज हम उनको पीछे छोड़ के उनसे ऊपर चले गए हैं। और आने वाले समय में अभी शायद प्रोबेबली डेटा पब्लिश नहीं हुआ, हमने फ्रांस को ऑलरेडी ब्रीट कर दिया है, जर्मनी को ब्रीट करने जा रहे हैं, हमसे ऊपर केवल 2 लोग बच रहे हैं, यूएस एंड चाइना। तो ये सारा जो श्रेय है वो किसको जाता है? ये सारा श्रेय जाता है फेलो सिटीजन्स को, ना तो किसी नेता को जाता है, ना तो किसी ब्यूरोक्रेट्स को जाता है, ना तो किसी आदमी को जाता है। ये फेलो सिटीजन जो हम लोग साथ में हैं, टुगेदर वी फॉर्म अ कंट्री। आप जैसे यंग एंड ब्राइट स्टूडेंट्स, जब भी मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूं तो मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है कि मुझे अगले 5 सालों या 10 सालों में कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्या कोर्स कंटेंट डेवलप करना है, उसके बारे में मुझे हमेशा एक इन्फॉर्मेशन मिलता है जब भी मैं आपके जैसे टीचर्स, स्कूल टीचर्स स्पेशली एंड देन स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ। आज की थीम अगर हम देखें तो आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, लाइफ साइंसेस की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं। जब हम लोग स्कूल में थे तो हमें लिटरली कोई आइडिया नहीं था, लेकिन अगर आज आप लोग इन सब टॉपिक्स के बारे में स्कूल में ही आप ये चर्चा कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर एग्जीबिशन लगा रहे हैं, अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं, तो
हमारे जैसे टीचर्स को क्या होना चाहिए, ये मुझे आज ये पता चलता है अगले 5 सालों में हमारे पास कौन से प्रोडक्ट आने वाले हैं, इनको हमें कैसे ट्रेंड करना है। तो अभी कल ही हम लोग बैठे थे अपने डिपार्टमेंट में, वी वर डिस्कसिंग दैट कि जो हमारे करिकुलम है ये अभी जो ओल्ड हो चुके हैं, हमें नए करिकुलम को डेवलप करना है। तो बहुत सारे रेजिस्टेंसेस भी आते हैं लोगों की तरफ से कि हम AI कैसे पढ़ाएंगे, ML कैसे पढ़ाएंगे, डेटा साइंस कैसे पढ़ाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप इंडस्ट्री 4.0 के समय में हैं। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या होगा, आप सारे देशों से पीछे रह जाएंगे। एक बार की बात मैं बताता हूँ, साउथ अफ्रीका में मैं था, PM नरेंद्र मोदी जी के साथ में मैं उनके डेलीगेशन में था, ब्रिक्स डेलीगेशन। तो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है। अभी ब्रिक्स को बड़ा कर दिया, शायद सऊदी अरेबिया और 2-3 कंट्रीज़ को और जोड़ दिया। तो उस टाइम पे ब्रिक्स कंट्रीज़ जो है वर्ल्ड की 25% GDP ओन करती थी, रेस्ट 75% GDP किसी और के पास है। बट वो 25% GDP की जो देश हैं वो बहुत ही निर्णायक भूमिका रखते हैं। जैसे आज की जो इकॉनमी है वो डॉलर ड्रिवन है, लेकिन सपोज करिए एक ऐसी इकॉनमी आ जाती है जिसमें ब्रिक्स कंट्रीज अपना एक बैंक बनाते हैं, हमें तेल खरीदना है, हम रुपए में तेल खरीद सकें, डॉलर ना देना पड़े, तो हमारे देश की GDP और भी ग्रोथ होगा। तो आज उन सब के इम्पैक्ट्स को हम देखते हैं। तो जब मैं वहाँ पे एक लाइव TV डिबेट में बैठा था साउथ अफ्रीकन नेशनल टेलीविज़न पे, वहाँ के साइंस मिनिस्टर भी थे और चाइनीज़ काउंटर पार्ट था, रशियन काउंटर पार्ट थे। तो वहाँ के लोगों ने सडनली प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि वी डोंट वांट इंडस्ट्री 4.0। क्यों? क्योंकि बेरोज़गारी है, लोगों को काम नहीं मिलता है, उनको लगता है मशीन्स उनके जॉब को स्नैच कर लेंगे। आप अगर देखिए पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या था, इट वॉज ऑल अबाउट स्टीम इंजन्स। स्टीम इंजन आया तो हमें ट्रांसपोर्ट में सुविधा मिला, इलेक्ट्रिसिटी मिली, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक एज शुरू हो गया। सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, वो था मास प्रोडक्शन के ऊपर। हमने क्या हुआ, एक एक चीज़ों को कई सारे क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, मिलियंस में, लैक्स में। उससे क्या होगा, चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो गई। मान लीजिए ये फ़ोन है, इस फ़ोन का मुझे डिस्प्ले चेंज कराना है तो मुझे फिर से नहीं बनाना पड़ेगा, मार्केट में मैं जाऊँगा, खरीद के ले आऊँगा और लगा लूँगा, तो चीज़ें सस्ती हो गई। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया जिसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट कि नैनो लेवल, माइक्रो लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे। अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया है, दैट इज़ ऑल अबाउट डेटा, AI, मशीन लर्निंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अगर आप इस एज में अपने आप को साथ में नहीं लेके जाएंगे तो आप क्या होंगे, पीछे हो जाएंगे। बाकी जैसे एशिया को देखेंगे तो एशिया एज ए होल डेवलप हो रहा है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात छोड़ देते हैं तो अगर आप देखेंगे तो एशिया एज ए होल डेवलप हो रहा है, यूरोप एज ए होल डेवलप हो रहा है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट एज ए होल डेवलप हो रहा है। बट प्रॉब्लम आती है अफ्रीका में। अफ्रीका के लोग क्या है, जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि माय डियर फ्रेंड, अगर आज आप इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, अगले 30 साल आप पीछे रहेंगे। जब तक इंडस्ट्री 5.0 आएगा, बिना इंडस्ट्री 4.0 के आप 5.0 में नहीं जा पाएंगे। बिना स्टीम इंजन के किसी का भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ आप सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते हैं। तो अगर आप देखिए, ये जो यंग ब्राइट चिल्ड्रंस हमारे सामने बैठे हुए हैं, और ये जब मैं थीम्स देखता हूँ, और थैंक्स टू हमारे जो KB2 के प्रिंसिपल सर हैं सुजीत सक्सेना सर, जब भी मैं इस कैंपस को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कैंपस डे बाय डे इम्प्रूव ही कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि आसपास में कोई भी ऐसा स्कूल होगा, स्कूल लेवल की मैं बात करता हूँ, KB से अच्छा स्कूल मुझे नहीं दिखता इंडिया में। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब भी मैं KB को देखता हूँ तो KB में हर स्टेट से बच्चे हैं। आप किसी और स्कूल में जाएंगे, हो सकता है वहाँ रायपुर से होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ से होगा, लेकिन अगर आप KB उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से लेके नीचे साउथ तक के बच्चे पढ़े हुए हैं आपके यहाँ, और टीचर्स भी। तो आप क्या सीखते हैं? रीजनल डाइवर्सिटी के बारे में सीखते हैं। अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं है यहाँ पे, गरीब के भी बच्चे हैं, अमीर के भी बच्चे हैं, तो सबसे आप इंटरेक्ट करते हैं। तो जितना डाइवर्सिटी KB में है, शायद ही कोई स्कूल इंडिया में होगा जहाँ पे होगा। आप बड़े बड़े स्कूल्स की बात कर लीजिए जहाँ पे बहुत बड़े बड़े घरानों के बच्चे पढ़ते, लेकिन KB जैसा स्कूल नहीं मिलेगा आपको। अब मैं कुछ डेटा पे बात करता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो है 2022-2023 में
इंडियन स्टार्टअप जो था 2016 में मात्र 452 स्टार्टअप था, 452 स्टार्टअप, और 2022 में इट वाज मूव्ड लाइक अ रॉकेट एंड द नंबर इज 84,012 स्टार्टअप। अब परसेंटेज में देखिए, और आज की अगर बात करें तो मोर देन 1.5 लाख स्टार्टअप हमारे कंट्री में DPIIT द्वारा रजिस्टर्ड है। जो स्टार्टअप है, पहले एक कंपनी खोलना बहुत बड़ी बात होती थी, आज आप देखिए सिंगल विंडो चैनल है, आप जाइए कंपनी 10,000 रुपये में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुल सकती है आपकी। तो ये है हमारे देश की खासियत। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारी जो कंट्री है 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप हब है पूरे वर्ल्ड में, और इसके लिए हमें प्राउड फील करना चाहिए। GDP ग्रोथ के बारे में देखें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने रिसेंटली UK को बीट किया है, ग्रेट ब्रिटेन उसको बोलते थे, आज ग्रेट इंडिया हो गया, ग्रेट भारत हो गया, विकसित भारत की बात कर रहे हैं हम। तो जितने भी कंट्रीज टॉप 10 में है, टॉप 10 में 2022 में हमारा GDP ग्रोथ रेट था 8% से ऊपर, और अभी 24 का जो प्रेडिक्शन आया वो भी 8% के ऊपर है, और जितने भी देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारा ही ग्रोथ रेट है। तो आप सोचिए कि नियर फ्यूचर में हम कैसे प्रोग्रेस करने वाले हैं। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आप देखिए, अभी 5 साल पहले 2014 से पहले आप मान लीजिए, या 20 से पहले, इंडिया जो है ग्लोबल CEO फैक्ट्री था। ग्लोबल CEO फैक्ट्री अगर मैं बात करता हूँ तो आप बड़ी कंपनी कोई भी उठा लीजिए, उसका CEO आपको इंडियन ही मिलेगा। इंडियन इंदिरा नूरी से लेके सत्या नडेला तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको भारत में अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती थी, कंपनी नहीं खोल सकते थे, कंपनीज नहीं थी, सब सरकारी नौकरी के पीछे भागते थे। आदमी का एम क्या होता था कि कॉलेज पास हुआ, स्कूल पास हुआ, सरकारी नौकरी चाहिए। आज के डेट में जब मैं अपने NIT या IIT में देखता हूँ तो मैं देखता हूँ बच्चा नौकरी नहीं खोजता, वो सोचता मैं नौकरी दूंगा लोगों को। कैसे दूंगा? मैं स्टार्टअप करूंगा। और जब मैं ये स्कूल के थीम्स को देखता हूँ तो मुझे ये फ्यूचर और ब्राइट नज़र आता है कि जब ये बच्चे मेरे पास आएंगे तो मेरे पास क्या बल होगा। वो बल आपके जैसे टीचर्स ही दे सकते हैं हमें, जो स्कूल लेवल पे हैं। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो आपको पता है मार्स मिशन, कितने लोग को मार्स मिशन के बारे में पता है? प्रोबेबली सबको। अगर आप एक स्टैट्स देता हूँ मैं आपको, यूरोपियन यूनियन को दे हैव फेल्ड 4 times टू रीच ऑन मार्स। USSR दे फेल्ड 16 times। इंडिया का क्या नंबर है? सिंगल अटेम्प्ट में। तो ऐसा तो नहीं है कि टैलेंट की कमी है, बस एक स्पेस की कमी थी, जो वैक्यूम था उसको हमने फिल किया। स्टार्टअप्स आज के डेट में कोई भी कर सकता है, इवन स्कूल के बच्चे स्टार्टअप कर रहे हैं। तो ये वैक्यूम भी फिल हो गया। अब आप सोचिए कि इंडिया का रॉकेट कहाँ पे जाके लॉन्च करेगा। नॉमिनल GDP की अगर हम बात करें तो 4 ट्रिलियन तो आज है, आज के 10 साल के बाद हम देखेंगे तो कहाँ पे होने वाले हैं। तो आप ये कुछ चीज़ें हमें और भी सोचने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप इंडिया में कार मार्केट ले लीजिए, आज भी चाइना जो है इंडिया जो है 2019 में 3 मिलियन कार बनाया, 19 का डेटा दे रहा हूँ। चाइना ने वहीं पर 33 मिलियन कार बनाया। तो कितना परसेंट ग्रोथ चाइना का है? 1000%। जब तक आपकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, मैं तो कहता हूँ कि एक आईफोन बनाने में केवल $1 का इन्वेस्टमेंट है। कैसे? आपको कुछ नहीं चाहिए, 1 ग्लास ऑफ सैंड चाहिए, 1 पीस ऑफ मेटल चाहिए। अगर आप उससे एक आईफोन बना पा रहे हैं तो आपके देश की इकॉनमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो आज हम अगर देखें पिछले 2000 सालों में, अगर देख ले, पता नहीं हिस्ट्री, यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स होंगे जिन्होंने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी या पढ़ाएंगे वो आगे चल के, आप बच्चों को ज़रूर बताइए कि आपका इतिहास जो है प्राइड से भरा हुआ है। पीछे के 2000 साल अगर आप देखेंगे उसमें से 1580 सालों में हम सबसे टॉप पे थे इकोनॉमी वाइज। ये लास्ट के जो 2000-1580 ईयर्स है वो पता नहीं कैसे हम पीछे रह गए। नहीं तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही देख लीजिए, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ थी, तक्षशिला था, ठीक है, बिहार में नालंदा था, जिसको जलने में ही 3 महीने लग गए, ठीक है। हमारे इंटेलेक्चुअल राइट्स को जला दिया गया, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हैं। 1580 सालों में अगर हम आगे थे 2000 सालों में, तो आने वाले फ्यूचर में भी हम आगे ही रहेंगे।
क्योंकि एक फेलो सिटीजन हमारे इंडिया का जो है, भारत का, हम अपने आप को विकसित तब तक नहीं बोलते जब तक हमारा लास्ट फेलो सिटीजन जो है वो डेवलप नहीं हो जाता। हम अपने आप को एजुकेटेड तब तक नहीं बोलते हैं जब तक हमारा लास्ट फेलो सिटीजन एजुकेटेड नहीं हो जाता है। एक और स्टार्ट्स देना चाहूँगा। एक बार मैं एक ऐसे डिबेट में था, माइकल बैरन नाम के प्रोफेसर हैं कनाडा में, मैं उनका एफिलिएशन नहीं बताऊँगा, नहीं तो आप लोग सर्च करने लगेंगे। तो इंडिया के बहुत ही बड़े अपोज माने जाते हैं। तो वो उस टाइम पे कुछ वैक्सीन विवाद चल रहा था उनके यहाँ, तो इंडिया को बहुत बुरी तरीके से धो रहे थे। मेरा भी टाइम आया, मैं एक इंडियन होने के नाते बुरा तो लगा। फिर मैं उनको बोला कि माइकल बैरन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो है करीब 100 कनाडा को वैक्सीनेट किया इवन इन इंडिया, और कम से कम 50 कनाडा को फ्री में वैक्सीन दे के वैक्सीनेट किया है। और आपके यहाँ आप ट्रक ड्राइवर को वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं। ये तो आपकी कंट्री का वो है, धन्य है आपके जैसी कंट्री और धन्य है आपके जैसी सोच जो आप इंडिया को गाली देते हैं। नहीं तो आप हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देख लीजिए, इंडिया में वैक्सीनेशन कभी आसान नहीं था। आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट देख लीजिए, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की बात हो रही है। आप हमारे वैक्सीनेशन के सप्लाई चेन मैनेजमेंट से देखिए कि रायपुर में भी वैक्सीनेशन हुआ और जाके वो अबुझमाड़ एरिया, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन किया हमने। कैसे किया ये सरकारी कर्मचारी से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो इन सब चीज़ों के साथ में मैं चाहता हूँ कि एक जो मेरा सपना है, जो मैं हर जगह पे बोलता हूँ कि इस देश में अगर किसी की सबसे ज़्यादा इज्जत होनी चाहिए वो है स्कूल टीचर की। क्यों? क्योंकि वो आपको एक शेप देता है। जब मैं IIT दिल्ली गया तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि जो हम पढ़ते थे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि तब जाके मुझे समझ में आया कि अगर बाबूजी मुझे एक थप्पड़ मारते थे किसी गलती के लिए, तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना दुख मुझे हुआ उतना ही दुख बाबूजी को भी हुआ। ठीक है? तो अगर आपको कोई टीचर कुछ बोलता है, आपको कोई आपके पेरेंट्स बोलते हैं, तो आप उसको इस एज में खास करके विरोध की भावना बहुत रहती है बच्चों के मन में, तो कृपया उसको एक पॉजिटिव सेंस में ले, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करें। तो अगर हम देखेंगे तो मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, वर्क टुगेदर, लेट्स कंटिन्यू टू बिल्ड अ ब्राइटर मोर प्रॉस्परस इंडिया। वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। And as Mr. Saxena said, it does not matter whether you win or lose. Basically, you all are winners. Only those people lose who don't participate. ठीक है? So your participation matters a lot. आप पूरे मनोयोग से पार्टिसिपेट कीजिए। आपका जो प्रदर्शन बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और जैसे आज का जो थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटी, जब मैं छोटा था, आई एम आल्सो KVM पढ़ा हूँ मैं पूरे 12 साल तक आप ही की तरह। तो एक निबंध हम लिखा करते थे, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। समटाइम्स इट वाज आस्क्ड इन हिंदी एग्जाम, विज्ञान एक वरदान या अभिशाप, और इन इंग्लिश इट वाज आस्क्ड साइंस अ बोन और अ बेन। तो दोनों चीज़ें हैं। बेसिकली तो वरदान ही था। इट इज़ अप टू अस हाउ वी यूज़ इट, हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। और हर चीज़ के देखिए तो एक दूसरा पहलू भी होता है जो हमें समझना होगा। जैसे हम कहते हैं कि यस, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि कारों की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो अभी इकोनॉमी ग्रो करेगी। उसका दूसरा पहलू क्या हो गया, सड़कों पे जो आज जाम लग रहा है ना, अब सड़कें कितनी चौड़ी कर लीजिए, 6 लेन की जगह 8 लेन्स कर दीजिए, 10 लेन्स कर दीजिए। एक समय ऐसा भी था जब सिंगल लेन था तो भीड़ नहीं थी, देयर वाज नो ट्रैफिक जैम एट दैट टाइम। आज क्या स्थिति है? तो दूसरा पहलू ये भी है, हम चाहते हैं इकोनॉमी ग्रो करें। कैसे? जब हमारा पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी हैं, उनकी खपत बहुत ज़्यादा हो। दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए इनका, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों के बचा के रखना है, उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हमें इकोनॉमी ध्यान है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। यू हैव टू यूज़ योर ओन रेशनल, आपको अपना विवेक यूज़ करना होगा। ठीक है? लेकिन जब भी आप साइंस का जब बात दिमाग में, साइंस की बात जब दिमाग में आती है, डेफिनेटली थिंक समवॉट कंस्ट्रक्टिव विच कैन बी यूजफुल फॉर द सोसाइटी। समाज के लिए जो कुछ अच्छा बन सके वो बनाइए और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाइए। आई विश ऑल द पार्टिसिपेंट्स ग्रेट सक्सेस इन दिस एग्जीबिशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Hello from our Vidyalaya. Next, would like to request sir
to please say Dr. Anush Kumar Shukla sir, Assistant Professor. Sir, I would like to call upon stage our Vice Principal ma'am for vote of thanks. Thank you. Respected members of jury, respected Principal Sir, Sujit Saxena Sir of this school, escort teachers and my dear students. A very good morning to one and all present here. Good morning, ma'am. Dear children, you know this science exhibition, Rajya Stariya Bal Vaigyanik Pradarshini, this is organized every year, though the name has changed a bit. Basically, science exhibition is organized every year to popularize knowledge of science, mathematics and environmental education, as well as to stimulate creativity among students and teachers. And dear children, you should feel proud that you are representing your Vidyalaya at a regional level. Best wishes to you all children. Hope you will have a wonderful stay and you will enjoy these 2 days. It will be a learning experience for you all. I am very thankful to Honorable Shri Anush Kumar Shukla ji from NIT Raipur for being here in spite of his busy schedule. So thank you so much for your inspiring address. Thank you, sir. I also convey my deep regards to all the members of jury who are here amidst us. They will have a tough time today to judge around 150 exhibits. So, of course, they will also enjoy, they will have a lot of interaction with the students. So, thank you that you all have set aside all your tasks and are here with us on this day. Thank you, sir, so much. I also thank all the escort teachers who are here with the students. They will take care of the students for these 2 days. At the same time, motivate and guide the students to perform the best. I would like to thank our endearing principal, Shri Sujit Saxena sir, for his support and guidance in organizing this event, and hope under his guidance we will successfully complete these 2 days Rajya Bal Vaigyanik Pradarshini successfully. So you should remain with your projects. Children, try to be disciplined. We are having the guests, the judges are from outside. We should represent.
these crops into the market, and get more. We will get more profit from the market, and we will get more income from it. So we will do this product, and with the help of this modern things, it can be